हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले वाले लेक्चर में हम कंप्यूटर और कंप्यूटर में किस तरीके से हम वर्क करते हैं, क्या एप्लीकेशंस होती हैं कंप्यूटर की और उसकी लिमिटेशंस क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कंप्यूटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या क्या भाग होते हैं और उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, ये हम जानेंगे। तो बेसिकली हम देखें तो इससे पहले लेक्चर में हमने सारा कंप्लीट किया था कि कंप्यूटर बेसिकली फंक्शन कैसे करता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ अ कंप्यूटर हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई डेटा इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर में फीड करते हैं, और जब वो कंप्यूटर में इनपुट के फॉर्म में हम डेटा देते हैं तो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उस पर्टिकुलर डेटा को वो एक आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। तो ये एक कंप्यूटर का वर्किंग मैकेनिज्म है। अभी हम देखें तो इन्हीं तीन कंपोनेंट्स पे हम फोकस करेंगे, दैट इज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि कंप्यूटर में क्या वो इनपुट आपके डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में अपनी डेटा को फीड करवाते हैं। दूसरा, कंप्यूटर किस तरीके से प्रोसेसिंग करता है, तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या क्या है ये हम जानेंगे। तीसरा, आउटपुट के फॉर्म में जब डेटा प्रेजेंट करता है कंप्यूटर या डिस्प्ले करता है कंप्यूटर, तो आउटपुट यूनिट्स किस किस फॉर्म में होंगी और उसके क्या क्या टाइप्स होंगे। तो हमारा लेक्चर कंक्लूड होगा इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। ओके, तो अभी समझते हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या इस लेक्चर में। जानेंगे कि इनपुट यूनिट्स क्या क्या है, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या है। दूसरा, हम जानेंगे प्रोसेसिंग यूनिट क्या कवर कर रही है। तो बेसिकली जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे डिपेंड करती है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कंप्यूटर की होती है, जो डेटा को प्रोसेस करती है ताकि वो आउटपुट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, वो बनी होती है तीन बेसिक कंपोनेंट से। तो तीन बेसिक कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट वन इज मेमोरी, सेकंड वन इज कंट्रोल, थर्ड वन इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू हम इसे कह रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसके मुख्य जो भाग हैं वो है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। ये क्या फंक्शन करता है कंप्यूटर, उसके बेसिस पे हमने तीन यूनिट्स के फॉर्म में कंप्यूटर की प्रोसेसर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो आउटपुट यूनिट क्या है, जिसके फॉर्म में अभी जो भी डेटा हम इनपुट के फॉर्म में डाल रहे हैं, कंप्यूटर ने उसे प्रोसेस कर लिया, तो उसके बाद वो हमेशा डेटा को रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या क्या है, इसे हम जानेंगे। तो अभी हम देखें तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। एक असेंबल्ड पीसी में आपका मॉनिटर होता है, प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड होता है, रैम होता है, एसएमपीएस और कीबोर्ड एंड माउसेस होते हैं। तो इन सारे कंपोनेंट्स को हम जानेंगे और यही आज के लेक्चर में कवर करेगा हमारा पूरा। तो सबसे पहले जाने इनपुट यूनिट क्या चीज़ है। इनपुट यूनिट बेसिकली ऐसी यूनिट होगी जिसमें सारे वो डिवाइसेस आएंगे जिसके थ्रू हम डेटा को एंटर करवा पाएंगे कंप्यूटर में, या फिर हम डेटा की एंट्री करवा पाएंगे कंप्यूटर में। ओके, तो बेसिकली क्या है, इनपुट यूनिट क्या करेगा, एक लिंक की तरह काम करेगा यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। तो मेरे को अपना डेटा कंप्यूटर में डालना है, तो मैं इनपुट यूनिट के थ्रू अपने डेटा को कंप्यूटर में डालूंगी। तो यूज़र मेरे और कंप्यूटर के बीच में जो लिंक होगा वो इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में होगा। ओके, इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से कि कंप्यूटर उन्हें समझ सके। ओके, तो कंप्यूटर के समझने लायक लैंग्वेज में पर्टिकुलर डेटा को ट्रांसफ़र करना ही इनपुट डिवाइसेस का काम है, तभी डेटा प्रोसेस होगा और कंप्यूटर अपना काम करेगा। नेक्स्ट हम देखें इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में क्या क्या होते हैं, क्या क्या इनपुट डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, देन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सारे हम इनपुट डिवाइसेस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो इनको एक एक करके जानते हैं ये क्या है।
तो सबसे पहले हम कीबोर्ड्स की बात करें तो कीबोर्ड्स दो साइजेस में आते हैं, एक जिसमें 84 कीज़ होती हैं या फिर 101 या 102 कीज़ होती हैं। और ये आपकी 84 की वाला भी कीबोर्ड होता है और 101 या 102 कीज़ वाला भी कीबोर्ड प्रेजेंट होता है मार्केट में। लेकिन बेसिकली हम देखें तो अभी जो विंडोज़ या इंटरनेट में कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो 104 या फिर 108 कीज़ का बना होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड की बात करें, दिस वन इज़ ए कीबोर्ड। ठीक, तो इसमें जो कीज़ हैं, ये जो कीज़ हैं, ये इन सबको हम काउंट करें तो ये जो बटन्स हैं बेसिकली ये 104 या 108 के फॉर्म में होते हैं। और कीबोर्ड की बात करें तो क्या है, इट इज़ अ कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस, जिसको कि हम डेटा को फीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। ओके, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें होता है कोई भी आपका जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर था जिसके थ्रू टाइपिंग करते थे, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है आपका कीबोर्ड। अब यहाँ पे कीबोर्ड में आपके डिफरेंट कीज़ होती हैं और ये कैसी कैसी इसमें कीज़ होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, उनको समझते हैं। तो बात करें हम कीज़ और डिप्रेशन की जो कीबोर्ड में होती है, तो कीबोर्ड में होती हैं कुछ टाइपिंग कीज़। टाइपिंग कीज़ होती हैं जिसमें लेटर्स आते हैं और डिजिट्स आते हैं। ओके, तो वो सारे लेटर्स और डिजिट्स वाली कीज़ टाइपिंग कीज़ कहलाएंगी। जैसे ए से लेके जेड तक जो लेटर्स होंगे वो लेटर कीज़, और 1 से लेके आपके 9 तक या 0 से लेके 9 तक जो आपके डिजिट कीज़ होंगी वो सारी टाइपिंग कीज़ कहलाएंगी। ओके, नेक्स्ट आ गया न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में आता है आपका, कीबोर्ड में आप देखोगे तो ये साइड में जो आपके न्यूमेरिक टर्म्स होते हैं, इन ये सारे न्यूमेरिक कीपैड इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, तो कीबोर्ड में साइड में अगर आप देखो राइट हैंड साइड में 17 कीज़ का स्पेसिफिक सेट होता है, उसे हम न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। अब ये न्यूमेरिक कीपैड इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप फास्टर कैलकुलेशन कर सकें। तो कैलकुलेशन, एडिंग, सब्सट्रैक्शन, ये सब जो भी आपके स्टैटिस्टिक्स का काम करना है उससे रिलेटेड न्यूमेरिक कीपैड हमेशा काम में लिया जाता है। तो ये है आपका न्यूमेरिक कीपैड। ओके, तो और यहाँ पे आपके 1 से लेके 0 तक और ABCD से लेके Z तक ये पूरा आपका कहलाएगा टाइपिंग कीज़, और ये आपकी न्यूमेरिक कीज़ हैं। नेक्स्ट हम देखिए फंक्शन कीज़ भी आती हैं इसमें। फंक्शन कीज़ या बटन्स जिन्हें हम कह रहे हैं, तो फंक्शन कीज़ होंगी आपकी वो सारी की सारी 12 फंक्शंस की कीज़। तो आप देखेंगे कीबोर्ड में हमेशा F1, F2, F3, F4, F5, F6 से लेके F12 तक रहती हैं जो कीज़, उनको हम फंक्शन कीज़ कहेंगे, और ये सबसे ऊपर रहती हैं कीबोर्ड में हमेशा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रेजेंट होती है। तो जैसे आपको क्या करना है, आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है या घटानी है, या फिर स्पेसिफिकली हम देखें आपकी साउंड बढ़ानी है, घटानी है, या फिर और अलग अलग यूनिक टाइप के फीचर्स के थ्रू हम ये कीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ हमेशा आपकी ऐसे कर्सर्स होंगे या स्क्रीन कंट्रोल कीज़ कहलाएंगी, और ये स्पेसिफिकली आपकी डायरेक्शनल एरो की होती हैं। ओके, तो डायरेक्शनल एरो की जैसे कि होम की, एंड की, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, ऑल्टरनेट और एस्केप कीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, तो कंट्रोल की में एक तो कंट्रोल की हो ही गई ऑलरेडी, कंट्रोल की। ठीक है, इसके अलावा आपकी होम की या फिर ऑल्ट की, ठीक है, ये सब आ जाती हैं। एस्केप की और अप एंड डाउन बटन्स जो होते हैं, ये सब आपकी कहलाएंगी कंट्रोल कीज़। तो ये क्या करेंगी, कर्सर को कंट्रोल करेंगी और स्क्रीन को कंट्रोल करने के काम में ली जाएंगी। तो कई बार आपका माउस का कर्सर, दिस वन, ये कर्सर जो है, ये कर्सर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो तब हम आपके स्क्रीन कंट्रोल के लिए या फिर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल कीज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आती है स्पेशल पर्पज़ की। स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती हैं जो कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सपोज़ जैसे स्पेशल पर्पज़ है कि हमें कैप्स लॉक करना है, मतलब सारे जो आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कैपिटल लेटर में लिखना है, तो कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, एंटर हो गया, टैब हो गया, या प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्पेस बार हो गया। ये सारी आपकी स्पेशल पर्पज़ की होती हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी टाइप्स ऑफ कीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की ऑन द कीबोर्ड। नेक्स्ट आता है माउस। माउस भी एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जो पॉइंटिंग डिवाइस के फॉर्म में यूज़ करता है। तो
आप ये देख रहे होंगे पीले रंग का ये जो कर्सर पार्ट जा रहा है, ये माउस के कर्सर को माउस हमेशा इस कर्सर को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी हम इसे कहते हैं। और बेसिकली ये इतना छोटा होता है कि हम इसे हाथ से पकड़ लेते हैं और ये आपके लगभग एक ऐसे डब्बे जैसा होता है जिसे आप मुट्ठी में दबा सकते हैं, ठीक है। और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट और राइट बटन्स होते हैं, दीज आर द लेफ्ट एंड राइट बटन्स, और बीच में एक व्हील प्रेजेंट होता है बटन के ठीक बीचों बीच। नेक्स्ट है हमारा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक भी एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, जो अपने कर्सर को रोटेट करने के लिए या कर्सर को मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और ये कर्सर हमेशा मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है मूव करता हुआ। ये जस्ट लाइक माउस काउंट करेगा, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइस जो है इसमें एक स्फेरिकल बॉल प्रेजेंट होगा और एक स्टिक प्रेजेंट होगा और नीचे पे भी एक स्फेरिकल बॉल होगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट के थ्रू मूव करेगा और इसमें जो ये बॉल है इसको हम चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। ओके, तो अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, इस तरीके से घुमाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसका काम क्या होता है। बेसिकली जॉयस्टिक हम तब यूज़ करते हैं जब कोई कंप्यूटर गेमिंग कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे कोई भी ड्रग डिज़ाइन करना है या फिर कोई आर्किटेक्चरल वर्क करना है तो उसके लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। यहाँ पे लाइट पेन हमेशा आपका किसी आपकी जैसे मॉनिटर या कोई स्क्रीन है उसके साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे टैबलेट है, टैबलेट के साथ हम लाइट पेन को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम अपना जो भी आप उस पेन के थ्रू उस डिस्प्ले जो भी आपका मॉनिटर स्क्रीन है उसके ऊपर लिखो तो वो आपका कंप्यूटर में इनपुट हो जाए वो डेटा। ओके, तो ये आपका लाइट पेन हमेशा बना होता है फोटो सेल से और एक ऑप्टिकल सिस्टम से बना होता है। तो ये लाइट को सेंसिटाइज करता है और लाइट की इमेजेस को भेजता है स्क्रीन पे, ठीक है ना। तो ये कैसे सेंसिटाइज करेगा, फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट को डिटेक्ट करेगा और स्क्रीन पे उसको लोकेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सिग्नल्स जो लाइट के फॉर्म में काम करेंगे उनके थ्रू यहाँ पे डेटा इनपुट होता है। तो ये रहा आपका एक टैबलेट और टैबलेट में हमने ये लाइट पेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इस लाइट पेन से इस स्क्रीन पे जो भी लिखेंगे वो डेटा इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर में चला जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आपका एक तरीके से माउस का रिप्लेसमेंट होता है और ये हमेशा नोटबुक या नोटपैड या लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कैरी करने में इजी होता है, हैंडी होता है, कम स्पेस घेरता है माउस के कंपैरिजन में। और यहाँ पे हम पूरा का पूरा हाथ इस्तेमाल करने की बजाय अपने हाफ हैंडेड हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मोस्टली हमारा जो ट्रैक बॉल है इसमें एक बॉल जैसा प्रेजेंट होता है और उस बॉल को मूव करने के लिए हम अपने थंब का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रैक बॉल अधिकतर आपके अलग अलग शेप्स के होते हैं, जैसे बॉल शेप का हो सकता है, बटन या स्क्वायर, अलग अलग शेप्स के होते हैं। तो ये आपके ट्रैक बॉल्स हैं। तो बेसिकली माउस जैसा ही लग रहा होगा आपको, लेकिन इसमें देयर इज़ अ बॉल और ये आपके कर्सर को अप एंड डाउन, जैसे हम जॉयस्टिक में अप एंड डाउन के लिए स्टिक को घुमा रहे थे, तो यहाँ पे हम इस ट्रैक बॉल को इस्तेमाल करते हैं कर्सर को मूव करने के लिए। और फर्दर इसमें माउस जैसे स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं। और हैंडी ऐसा होता है कि हम इसे हैंड करने के लिए इस तरीके से अपने हाथ को रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक फ़ोटोकॉपी मशीन जैसा दिखाई देगा और अभी तो आप देखो सभी के फ़ोन्स में कैम स्कैनर होता है। तो हमने क्या करना है, जो स्कैनर है आपका वो एक कैमरा की तरह वर्क करेगा और किसी भी आपके जो भी मटेरियल है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी इमेज को कैप्चर करके वो कन्वर्ट कर देगा आपके कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो भी इमेज आपने कैप्चर की है उसको कन्वर्ट करेगा स्कैनर डिजिटल फॉर्म में और उसको स्टोर कर देगा कंप्यूटर की डिस्क में। ओके, तो ये स्कैनर का काम है। तो बेसिकली प्रिंटिंग डिवाइस समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे हम कैमरा डिवाइस समझ लीजिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट्स रखे हैं अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स और इसमें हमने ये आप कैम स्कैनर अपना आप इसका फ़ोटो क्लिक करके और कंप्यूटर में सेव कर देगा। तो अलग अलग टाइप्स के होते हैं ये स्कैनर्स और आपके मोस्टली फ़ोटोकॉपी मशीन जैसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हो गया डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र एक
एनालॉग होगा, डिजिटल फॉर्म्स में किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने के काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी डेटा एनालॉग की इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको हम डिजिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डिजिट्स के फॉर्म में मतलब अभी हमने क्या किया, जो भी डेटा है आपका, सपोज यहाँ पे कोई नाम लिखा है, डिजिटाइजर ही लिखा है सपोज, तो डिजिटाइजर को ये डिजिटाइजर कन्वर्ट कर देगा 010101 के फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर इजीली समझ सकता है। तो डिजिट्स के फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए डिजिटाइजर हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जैसे हम देखें आपके टेलीविज़न या कैमरा में जो भी सीरीज़ नंबर हैं उन सबको स्टोर करने के लिए डिजिटाइज़र को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम देखें तो आपको डिजिटाइज़र टैबलेट या ग्राफिक के फॉर्म में भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना। टैबलेट जो होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं किसी भी ग्राफिकल इमेज को, किसी भी ग्राफ को, पिक्चर को बाइनरी इनपुट्स के फॉर्म में, तो बाइनरी डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन है उसे बाइनरी नंबर्स यानी कि 01010001 इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। वहीं ग्राफिक टैबलेट्स वो होते हैं जो किसी भी फाइन वर्क्स या ड्राइंग या फिर इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ग्राफिक टैबलेट में हम कोई भी ग्राफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और टैबलेट हमेशा जो बने हुए ग्राफ्स हैं या जो आपकी पिक्चर्स हैं उसको आपकी डिजिटल फॉर्म में ही कन्वर्ट करेगा सिर्फ, ठीक है। डिजिटल फॉर्म वो हुई जिसे कंप्यूटर समझता है, और जब डिजिटल फॉर्म को कंप्यूटर समझता है तो ही प्रोसेसिंग स्टार्ट करता है। तो इस ढंग से आपका ये हो गया टैबलेट, और ये डिजिटाइजर है जिसमें हम किसी भी लाइट पेन से लिखेंगे तो, या फिर आप ऑलरेडी कोई इसमें इमेज या ग्राफ बनाया हुआ होगा तो उसे अगर इसमें सेव करें तो वो इस पूरे जो भी ग्राफिकल इमेज इसमें प्रेजेंट होगी उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल मेमोरी में। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन सभी को पता है, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं, या फिर जिसके थ्रू एक्चुअली माइक्रोफोन्स क्या होंगे, जिसके थ्रू हम कोई भी अपनी साउंड को इनपुट के फॉर्म में डालेंगे और वो स्टोर हो जाएगी डिजिट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। डिजिट्स की फॉर्म में मतलब जिसे कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, कंप्यूटर समझता है डिजिट्स की लैंग्वेज, 010110 इस फॉर्म में समझता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ बेसिकली हम देखें तो लॉजिकल गेट्स काम करते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो उन्हीं गेट्स के लैंग्वेजेस को ये समझता है कि ऑन है या ऑफ है, उस फॉर्म में ही ये फंक्शन करता है। तो हमें हर एक जो डेटा है वो इनपुट फॉर्म में जो जिस भी डिवाइस से हम डाल रहे हैं वो हमेशा आपका डेटा को इनपुट डिवाइस कन्वर्ट करेगा डिजिट्स की फॉर्म में। तो इसीलिए हम इनपुट डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। तो माइक्रोफोन में भी क्या होगा, हमने साउंड एज अ इनपुट डाला और आपके इस डिवाइस ने उस साउंड को कन्वर्ट कर दिया डिजिट्स की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर इस डेटा को समझ सके। ओके, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे अलग अलग तरीके के माइक्रोफोन्स यूज़ किए जाते हैं, आपने देखे होंगे अलग अलग, जो भी आप कंपटीशन वगैरह या कॉलेज या कोई प्रोग्राम्स हो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया माइक। बेसिकली हम इन्हें क्या कहते हैं, माइक्स कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, MICR भी इसे कहते हैं। MICR यूज़ होता है बेसिकली बैंक्स में, और ये जो बैंक में यूज़ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कोड नंबर, चेक नंबर और करेंसी नंबर, अलग अलग तरीके की इंक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर आपके क्रेडिट कार्ड को, चेक्स को, कोड नंबर्स को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक प्रोसेस होती है रीडिंग की इसकी, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और इस रीडिंग की प्रोसेस के थ्रू ये आपका इनपुट डिवाइस इस पर्टिकुलर कार्ड को रीड कर लेता है, और ये आपका एक तरीके से ये जो भी इसने रीड किया है उसे इनपुट के फॉर्म में कंप्यूटर को भेज देगा डेटा। ओके, और ये जो आपका डिवाइस है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और एरर के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इंक को डिटेक्ट करने के लिए, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट में इंक कैसी है उसको डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हो गया ऑप्टिकल कार्ड रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑप्टिकल स्कैनर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो ये किसी भी प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये कैसे काम करेगा, तो ये ऑप्टिकली काम करेगा, देख के समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपके जो भी टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होगा मशीन लेवल लैंग्वेज में, या मशीन जिसे रीड कर सके उसे उस लैंग्वेज में कोड की फॉर्म में अभी जो डेटा है आपका वो जाएगा। तो आपने सपोज 10 लाइन लिखी है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वो 10 लाइन को एक एक कैरेक्टर करके ये
आइडेंटिफाई करेगा और उस डेटा को कन्वर्ट करेगा मशीन जिस लैंग्वेज को समझ पा रही है उस लैंग्वेज में, और फिर ये जो भी इसने रीड कर लिया है डेटा उसको स्टोर करेगा दूसरे सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी मेमोरी में। ओके, तो काम क्या किया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ने, लाइन बाय लाइन या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड किया और उसे रीड करने के बाद उसे कन्वर्ट किया मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन रीडेबल कोड की फॉर्म में, और फिर उस डेटा को स्टोर कर दिया कंप्यूटर के मेमोरी में। नेक्स्ट है बारकोड रीडर्स। बारकोड रीडर्स होते हैं, अच्छा ये देखो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इस तरीके से कार्ड्स वगैरह जब भी हम डालते हैं तो उन कार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का इस्तेमाल किया जाता है। एटीएम कार्ड हो गया या फिर कोई सा भी आपका शॉपिंग कार्ड हो गया, उसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हो गया बारकोड रीडर्स। बारकोड रीडर्स होते हैं आपके जिसमें भी आपके डेटा लाइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें लाइट और डार्क कलर की लाइंस प्रेजेंट होती है, जिसे हम बारकोड कह रहे हैं। तो इस तरीके के डेटा को रीड करने के लिए जो रीडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, वो आपके स्कैनर्स टाइप के होते हैं बेसिकली। तो जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाओ जैसे, तो उसमें आप अधिकतर देखो इस तरीके से आपकी डार्क और लाइट लाइंस प्रेजेंट होती हैं, और इसको डिटेक्ट करने के लिए कि स्कैनर हम यूज़ करते हैं, तो इसी को हम कह रहे हैं बारकोड रीडर। ओके, तो बेसिकली हैंड हेल्ड होते हैं और इस तरीके के डार्क गहरी और हल्की लाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कोई भी आपका शॉपिंग मॉल्स वगैरह ये इन जगहों पे ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर या OMR शीट्स आपने सुना होगा, तो ये आपके ऑप्टिकल स्कैनर्स होते हैं बेसिकली, और ये ऑप्टिकल स्कैनर्स जैसे आपका फोटो कॉपी मशीन है जस्ट लाइक वैसे ही होता है, और इसमें ये स्पेसिफिक डार्क पेन की जो आपकी मार्क्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपके MCQ टाइप के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें अधिकतर इस तरीके का ऑप्टिकल मार्क रीडर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ABCD के फॉर्म में आपके ऑप्शंस हैं, तो आपने किस पे क्लिक किया है उसके अकॉर्डिंग OMR शीट को चेक करना ही ऑप्टिकल स्कैनर का काम होता है। तो ये आपकी OMR शीट है, आपने भर दिया, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए ये OMR या ऑप्टिकल रीडर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका आता है जो कंप्यूटर जिसमें प्रोसेस करता है। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमेशा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, और ये आपका जो भी डेटा आपने इनपुट के फॉर्म में इसमें डाला है कंप्यूटर में, उस डेटा को प्रोसेस करता है अलग अलग ऑपरेशंस के थ्रू। इस CPU के थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा को हम स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें ये जो CPU है ये बना होता है आपके अलग अलग प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बना होता है। ठीक है, अब ये हमेशा क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स करते हैं, उन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए CPU होता है। ठीक है, CPU के 3 कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी जिसे स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं हम, दूसरा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। तो ये आपका हम देख रहे हैं, दिस वन इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर हम देखें मेमोरी या स्टोरेज यूनिट की बात करें, तो इसमें आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस, डेटा, या आप उसके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को आप इसमें फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ऐसी यूनिट है जो सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन दूसरी यूनिट्स को। ठीक है, तो जैसे इनपुट से मैसेज आए तो उसे आगे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो आगे ट्रांसफ़र करने के लिए आप किसे इस्तेमाल करोगे, मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट जो है आपका एक इंटरनल स्टोरेज मेमोरी की तरह काम करेगा, या मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज भी आप इसे कह सकते हैं। तो ब्रेन है ये कंप्यूटर का, यहाँ पे आप कोई भी डेटा जब डालते हैं कंप्यूटर में तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और ये आपका अधिकतर जो इस फॉर्म में डेटा रहता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी की फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो आप उसे रेंडमली कभी भी जब आपको ज़रूरत है आप उसे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका साइज़ है, अगर इसका साइज़ छोटा है, रैम का साइज़ आपके कंप्यूटर की रैम बड़ी है छोटी है, उससे काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट होती है कंप्यूटर की फंक्शनिंग पे। तो जैसे स्पीड ऑफ कंप्यूटर, पावर या कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर उसके साइज़ पे, रैम के साइज़ पे डिपेंड करती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी 2 टाइप की मेमोरीज पाई जाती हैं इसमें। ठीक है ना, तो मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में 2 टाइप की मेमोरी होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ये हो गया रैम।
नेक्स्ट हम देखें फंक्शंस क्या है मेमोरी यूनिट के। तो मेमोरी यूनिट क्या करेगा, स्टोर करेगा सारा डेटा, और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए वो भी स्टोर करेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कि जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं वो भी स्टोर होंगे। ये स्टोर करेगा इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो भी प्रोसेसिंग के इंटरमीडिएट रिजल्ट हैं उनको भी करेगा स्टोर। इसके अलावा जो भी फाइनल रिजल्ट हैं, प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट के फॉर्म में आपका डेटा है, तो आउटपुट डिस्प्ले करने से पहले जो आपने फाइल फोल्डर के फॉर्म में डेटा रखा है वो सब भी यहीं स्टोर होगा। ठीक है ना? इसके अलावा जो भी इनपुट और आउटपुट डेटा से रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी है, इनपुट डेटा किस तरीके से प्रोसेस करेगा, आउटपुट डेटा किस तरीके से प्रोसेस करेगा, उनसे रिलेटेड जो भी फंक्शनिंग है वो भी यहीं पे स्टोर होगी मेमोरी यूनिट में। ठीक है? नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, ये कंट्रोल करेगा सारे के सारे ऑपरेशन, सारे पार्ट्स जितने भी हैं कंप्यूटर के उन सब के ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है ना? लेकिन इसमें एक्चुअली कोई भी इट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। इसमें कोई भी डेटा प्रोसेसिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कंट्रोलिंग करेगा, सिर्फ कंट्रोल करेगा। प्रोसेसिंग कहाँ हो जा रही है? आपकी मेमोरी यूनिट में हो जा रही है। ठीक है? और उसके अलावा अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में होगी। ठीक है? कंट्रोल यूनिट में कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी डेटा की। प्रोसेसिंग मतलब जो आपका हमारी लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करना, कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में, तो वो काम कंट्रोल यूनिट नहीं करेगा। फंक्शन क्या है कंट्रोल यूनिट के? ये रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे जो भी आपका डेटा ट्रांसफ़र है या इंस्ट्रक्शंस है उन सबको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है? दूसरा, ये मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है जितनी भी कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, उन सबको कंट्रोल करेगा। ठीक है? ये और क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस जैसे ही से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं मेमोरी से, ये उस को इंटरप्रेट करता है और वो आगे मैसेज को रिव्यू करने के लिए भेजता है। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि इनपुट से जो मैसेज आया है उसे अरिथमेटिक यूनिट में भेजना है या फिर आउटपुट से जो मैसेज आया है उसे आपके डिफरेंट स्पीड में भेजना है। तो इस तरीके से किस स्पीड में काम करना है, कहाँ प्रोसेस करना है डेटा, कहाँ भेजना है, इन सब के बारे में डील करेगा आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है? तो जैसे ही से मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ये उस इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है, समझता है और फिर कंप्यूटर के ऑपरेशन में उन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के मैसेजेस आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है? ये कम्युनिकेट करेगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में और डेटा को ट्रांसफ़र करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है? और ये देखो कभी भी डेटा को प्रोसेस नहीं करेगा और ना ही डेटा को स्टोर करेगा। डेटा की प्रोसेसिंग और स्टोरेज का काम मेमोरी या फिर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स करेंगी। तो अभी हम देखें ALU की बात करें, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, तो नाम से ही समझ जाना चाहिए अरिथमेटिक सेक्शन या लॉजिक सेक्शन के काम ये करेंगी। तो कोई भी आपका अरिथमेटिक वर्क हो, ठीक है, मैथ्स रिलेटेड या लॉजिक बेस्ड वर्क हो, वो सब काम ALU करेगा। अरिथमेटिक सेक्शन में जो भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जैसे कि जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे के सारे ऑपरेशंस होंगे। और लॉजिकल यूनिट्स में जो भी लॉजिकल वर्क्स हैं जैसे कंपेयर करना डेटा को, सेलेक्ट करना किसी भी चीज़ को, मैच करना, मर्ज करना डेटा को, ये सारे लॉजिकल सेक्शन के काम होंगे। ठीक है? तो जो भी आपका प्रोसेसिंग है वो ALU करेगा। मेमोरी को स्टोर, जो भी स्टोरेज है डेटा का वो मेमोरी करेगा या फिर स्टोरेज यूनिट होगा जिसे हम कह रहे हैं, और उसके अलावा जो कंट्रोल का काम है वो कंट्रोल यूनिट करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे नेक्स्ट आ गया आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की बात करें तो जो भी आपका डेटा डिस्प्ले होता है, जब भी आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है उसके बाद डेटा को डिस्प्ले करता है जिस फॉर्म में, वो आपके आउटपुट यूनिट के थ्रू होता है। और ये आउटपुट यूनिट एक लिंक होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। तो जैसे इनपुट यूनिट लिंक है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, वैसे ही आउटपुट यूनिट भी लिंक होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस में हमेशा जो हमने डेटा डाला कंप्यूटर में वो हमेशा अपनी लैंग्वेज में डाल रहे हैं हम, फिर कंप्यूटर उसे क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा है उस डेटा को। फर्दर हम जब आउटपुट यूनिट में वो डेटा आएगा हम उसे देखेंगे
तो कंप्यूटर ने क्या करना है, अब वो वापस से प्रोसेस करके हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ टाइप किया आउटपुट यूनिट, तो मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप किया आउटपुट यूनिट, तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा डिजिटल फॉर्म में 010101 बाइनरी कोड्स के फॉर्म में, और फिर उसे समझेगा और फिर उस पर काम करेगा, और फिर काम करने के बाद वो डिस्प्ले करेगा कैसे, आउटपुट यूनिट की फॉर्म में, और तो उसे 0101 डेटा को वापस से मेरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके ये आउटपुट यूनिट यहाँ पे मुझे दिखाई देगा स्क्रीन में। ओके, तो इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। तो आप देखो कितना जल्दी इसने प्रोसेसिंग अपना स्टार्ट कर दिया है और कितनी जल्दी अपना काम ये करता है। ठीक है, हमने डेटा डाला और तुरंत हमें डिस्प्ले भी होने लगता है। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आते हैं, मॉनिटर्स आते हैं, ग्राफिक प्लॉटर आते हैं और प्रिंटर आते हैं। ठीक है, हम देखें तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर होगा ये स्क्रीन जो होता है कंप्यूटर का, हम समझ लें तो ये हुआ विजुअल डिस्प्ले यूनिट जिसे हम कह रहे हैं, जिसमें जिस भी चीज़ जो भी आपका ऐसा डिस्प्ले यूनिट जो ऐसा दिखाई प्रदर्शन करने वाला यूनिट जिसमें कि आप देख सकें किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो स्क्रीन बेसिकली हम कह रहे हैं। अब ये जो आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ये बना होता है बहुत छोटे छोटे टाइनी डॉट्स से। ठीक है, छोटी छोटी टाइनी डॉट्स की इमेजेस होती हैं और ये आपके कहलाती हैं पिक्सल्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो छोटे छोटे टाइनी डॉट्स के फॉर्म में बनेगी, और वो टाइनी डॉट्स को हम पिक्सल्स कह रहे हैं, और वो पिक्सल्स हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे। तो बहुत सारे टाइनी डॉट्स मिलके एक पूरा का पूरा कंप्लीट इमेज बनाएंगे। ठीक है, अब इस इमेज की शार्पनेस डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, छोटे छोटे डॉट्स होंगे, टाइनी डॉट्स किसी इमेज में, तो उतनी ज़्यादा क्लियरिटी होगी पिक्चर की। तो यहाँ पे हम देखें ये है विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स जिन्हें हम मॉनिटर कह रहे हैं। तो ये आपका हो गया फ्लैट स्क्रीन और ये हो गया आपका मॉनिटर जो पहले चलते थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो तरीके के व्यूइंग स्क्रीन या मॉनिटर्स की बात कर रहे हैं। तो दिस वन इज़ द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो गया दो तरीके की स्क्रीन्स, पहला है कैथोड रे ट्यूब, दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो कैथोड रे ट्यूब्स जो पहले चलते थे मॉनिटर, वो आपके पूरे ऐसे जैसे पीछे से ये पूरा आपका फैला हुआ सा दिखाई दे रहा है टीवी, इस तरीके से होते थे। अभी ये देखिए हम जो CRT कहते हैं में से कैथोड रे ट्यूब को, ये बने होते हैं स्मॉल पिक्चर एलिमेंट से जिन्हें हम पिक्सल्स कह रहे हैं, और इसमें जितने स्मॉलर होते हैं पिक्सल्स उतनी क्लियर होती है इमेज या रेजोल्यूशन उतनी बढ़िया होती है। ठीक है, अभी हम देखें तो ये लगभग जो स्क्रीन्स होते थे इनके CRT ट्यूब्स जो होती थी वो आपकी डिस्प्ले करती थी 80 कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और 25 कैरेक्टर्स या 25 लाइंस वर्टिकली। ठीक, तो 80 कैरेक्टर्स हॉरिजॉन्टली, 25 लाइंस वर्टिकली, इस फॉर्म में स्क्रीन में आपके टाइनी डॉट्स या पिक्सल्स नज़र आते थे। तो अब मॉडिफिकेशन हो गया, अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले आ गए हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले या फ्लैट स्क्रीन जिसे हम कहते हैं, इसमें साइज़ घट गया है आपके मॉनिटर का, वेट भी घट गया है, और पावर रिक्वायरमेंट अब इसमें काफ़ी कम है बजाय के कैथोड रे ट्यूब के, उसमें ज़्यादा पावर कंजप्शन होता था। और इसमें अभी हमें देखने में हैंडल करने में ईजी रहते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। मोस्टली आप इसको कैलकुलेटर्स, वीडियो गेम्स, मॉनिटर, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर और ग्राफिक डिस्प्ले के फॉर्म में भी यूज़ होते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो यहाँ पे फ्लैट पैनल डिस्प्ले दो तरीके के होते हैं, एमिसिव डिस्प्लेज और नॉन एमिसिव डिस्प्लेज। नाम सुना होगा आपने, प्लाज्मा पैनल या LEDs, लाइट इमिटिंग डायोड्स, ये एमिसिव डिस्प्लेज होते हैं। एमिसिव डिस्प्लेज क्या करेंगे, ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। ठीक है, तो एमिसिव डिस्प्लेज क्या करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करें लाइट एनर्जी के फॉर्म में, जैसे कि प्लाज्मा पैनल या LEDs में हम देखते हैं। वहीं नॉन एमिसिव डिस्प्लेज क्या करेंगे, ये हमेशा जैसे LCD आपने सुना होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये ऑप्टिकल इफेक्ट के थ्रू कन्वर्ट करेंगे सनलाइट या लाइट को किसी और सोर्स ऑफ ग्राफिक पैटर्न के फॉर्म में। ठीक है, तो जो लाइट है या सनलाइट है उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राफिकल पैटर्न में या पिक्टोरल पैटर्न में। ठीक है, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं नॉन एमिसिव डिस्प्ले। तो अभी जो एट प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं आपके पैनल्स या फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होते हैं वो आपके होते हैं लाइट इमिटिंग डायोड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है
प्रिंटर्स भी आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं जो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के प्रिंटर्स हैं बेसिकली, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके एक एक वर्ड करके या एक एक लाइन करके या एक एक कैरेक्टर करके छपता है, ठीक है ना। और जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होगा, एक एक लाइन नहीं, पूरा का पूरा पेपर एक साथ छप जाएगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें, ये दो तरीके के होंगे, कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर्स में आएंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स या डेजी व्हील, वहीं लाइन प्रिंटर्स में आएंगे ड्रम प्रिंटर्स और चेन प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं लेजर प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स। एट प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात करें तो ये हमेशा क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और एक एक लाइन की फॉर्म में प्रेस करते हैं पेपर में। तो यहाँ पे जो भी आपका है देखो इस तरीके से ये एक एक वर्ड, एक एक कीज लिखी होती हैं और ये एक एक वर्ड करके जैसे टाइपराइटर काम करता था लगभग वैसे ही प्रिंट्स देते हैं, ठीक है। तो अभी समझते हैं क्या है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखें इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो ये इसमें कंज्यूमेबल कॉस्ट बहुत कम होती है इसकी, और जो आपकी हम इसे इस्तेमाल करना थोड़ा सा टफ होता है और टाइम टेकन होता है, एक बेसिक चीज़ ही होती है इनकी। दूसरा, क्योंकि एक एक लाइन इसमें प्रेस हो रही है, एक एक वर्ड या एक एक कैरेक्टर इसमें प्रेस होता है, तो ये टाइम लेता है छपने में, और इसी के कारण ये बहुत नॉइजी भी होता है, क्योंकि एक एक लाइन बार बार प्रेस होगी तो टक 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 आवाज़ आती रहती है इनसे, इसलिए नॉइजी भी होते हैं। और ये बल्क प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल आपके अधिकतर किए जाते हैं। देखो क्योंकि बल्क प्रिंटिंग में आपने क्या किया, एक बार ये डेटा डाल दिया, अब प्रिंटिंग होती रहेगी तो कई कई दिनों तक भी प्रिंटिंग चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए बल्क प्रिंटिंग में इनकी कॉस्ट कम जाती है, ठीक है ना। जैसे हम बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह इन जगहों पे अधिकतर इस तरीके के इम्पैक्ट प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे हम देखें तो प्रिंटर्स दो तरीके के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स और लाइन प्रिंटर्स। ओके, तो कैरेक्टर प्रिंटर्स की बात करें तो ये प्रिंट करते हैं एक एक कैरेक्टर करके, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता है इन प्रिंटर्स के थ्रू। और ये दो तरीके के होंगे, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डॉट मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें जो भी प्रिंट होगी वो डॉट्स की फॉर्म में होगी, ओके। ये काफ़ी सस्ता होता है और ज़्यादा खर्चा इसमें आता नहीं है इस तरीके की प्रिंटिंग में। और इसमें जो भी मैट्रिक्स बनते हैं पिन्स के, वो 5x7, 7x9, 9x7, 9x9 के फॉर्म में बनते हैं। तो होता क्या है, इसमें डॉट्स की फॉर्म में ही आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो डिस्प्ले होते हैं। इसे हम मैट्रिक्स डिस्प्ले भी कह रहे हैं क्योंकि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ये दिखाते हैं। तो इस तरीके से प्रिंटिंग नज़र आती है। तो 8 की फॉर्म में मैट्रिक्स बना होगा और हमेशा जो भी आपका प्रिंट होगा वो डॉट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में इस तरीके से नज़र आएगा। तो इसलिए हम इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहते हैं। तो आपने देखा होगा बिलिंग वगैरह में बिल्स जो आते हैं वो इसी फॉर्मेट में आते हैं। नेक्स्ट है डेजी व्हील। डेजी व्हील में अधिकतर क्या होता है, आपका जो प्रिंटर है इसके इंटरनल मशीनरी में इस तरीके का व्हील रिप्रेजेंटेशन होता है और इसी व्हील रिप्रेजेंटेशन में कीज़ जो है वो छपी हुई होती है और ये कीज़ अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक या आपके कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हेड है, ये जो कीज़ हैं आपकी व्हील्स में जो पिन लगी हैं, इन पिन में के हेड में आपके कैरेक्टर्स छपे हुए होते हैं, ठीक है। और ये दिखाई देने में ऐसा लगता है जैसे डेजी व्हील, मतलब फ्लावर हो, डेजी फ्लावर हो, तो इसलिए हम इसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसमें भी एक एक कैरेक्टर करके टाइप होता है, ये प्रिंट होता है। नेक्स्ट आते हैं लाइन प्रिंटर्स। कैरेक्टर प्रिंटर में एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट हो रहा है, लाइन प्रिंटर में एक एक लाइन करके पूरी लाइन एक टाइम पे प्रिंट होगी। लाइन प्रिंटर्स दो तरीके के हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर की बात करें तो इसमें इस तरीके की चेन लगी होगी और अलग अलग अल्फ़ाबेट्स छपे होंगे और जिसको भी छपना है, जिस भी कैरेक्टर या जिस भी अल्फ़ाबेट को छपना होता है वो पूरा एक लाइन में इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 48, 64 या 96 कैरेक्टर के सेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक जो भी सेट्स हैं कैरेक्टर के वो प्रेजेंट होते हैं। ड्रम प्रिंटर में क्या होगा, ड्रम प्रिंटर में भी एक एक लाइन करके ही छपेगी, लेकिन इसमें जो आपके कैरेक्टर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं वो ड्रम में आपके होंगे। तो ये एम्बॉस्ड हैं किसमें, ड्रम की फॉर्म में, और इससे पहले वाले में चेन की फॉर्म में आपके कैरेक्टर्स एम्बॉस्ड थे।
तो अब ये ड्रम जो है, अब जिस तरीके से ड्रम घूमेगा उस तरीके से प्रिंट होगा, और प्रिंट हमेशा एक एक लाइन की फॉर्म में होगा। तो पहले एक लाइन छपी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरीके से ड्रम प्रिंटर प्रिंटिंग करेगा। तो इस तरीके से जो भी कैरेक्टर हैं वो कहाँ एम्बॉस्ड होंगे, इस ड्रम के ट्रैक में एम्बॉस्ड होंगे। ठीक है, और ड्रम प्रिंटर क्या होता है, फास्ट होता है इन कंपैरिजन ऑफ आपके जो डेजी व्हील है या फिर चेन प्रिंटर्स हैं, इनके कंपैरिजन में ये फास्टर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पेपर विड्थ है उसके अकॉर्डिंग 132 कैरेक्टर्स ड्रम में एक ही ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, तो एक 132 कैरेक्टर्स एट अ टाइम भी ये टाइप या प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये प्रिंट करते हैं कैरेक्टर्स को किसी भी रिबन को यूज़ किए बगैर। ठीक है, इसमें कोई भी रिबन नहीं होगा, कोई चेन नहीं होगी, कोई लाइन नहीं होगी, कोई व्हील नहीं होगा। ओके, ये पूरा का पूरा प्रिंट एक टाइम पे ही निकालेंगे, एंटायर पेज एक ही टाइम पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इन्हें पेज प्रिंटर्स भी कहते हैं। दो तरीके के होंगे, लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फास्टर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से, इनमें हल्ला आवाज़ नहीं आती है, इतना हल्ला नहीं करते हैं जितना आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स करते हैं। तो तीसरा, ये हाई क्वालिटी के होते हैं, बेटर इनमें प्रिंटिंग होती है, और ये सपोर्ट करते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग फॉन्ट्स, अलग अलग साइजेस को भी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले प्रिंटर्स में क्या था, वर्ड्स एम्बॉस थे प्रिंटर में ही, तो जितने वर्ड्स हैं उसी के अकॉर्डिंग साइज आते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स के या कैरेक्टर्स के। अगर हम देखें तो इन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसा कोई भी आपका एम्बॉस्ड या छपे हुए कीज़ नहीं होते, तो छपी हुई कीज़ नहीं होने के कारण आप छोटे बड़े किसी भी साइज के फॉर्मेट में प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो लेज़र प्रिंटर आते हैं जिसमें कि हम देखें कि आपकी लेज़र लाइट को यूज़ किया जाता है। लेज़र लाइट क्या करती है, स्पेसिफिक डॉट्स की फॉर्म में कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करती है और प्रिंट करती है एक पेज को। तो जहाँ जहाँ पे डॉट्स, लेज़र लाइट डॉट्स डालेगी वहीं वहीं पे आपकी इंक डिस्प्ले होगी और कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, और इस तरीके से प्रिंटिंग होगी लेज़र प्रिंटर के थ्रू। तो ये मॉडर्न प्रिंटर्स हैं जो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं लेज़र प्रिंटर के फॉर्म में। अधिकतर ऑफिसेज में लेज़र प्रिंटर्स यूज़ होते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स की बात करें तो ये आपके स्पेसिफिक स्प्रे के फॉर्म में, यहाँ पे आपकी जो इंक है वो स्मॉल ड्रॉप्स की फॉर्म में स्प्रे होगी पेपर में, और पूरे पेपर में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। अभी देखो ज़्यादातर जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं इंक जेट की फॉर्म में, स्ट्रीम की फॉर्म में जाएगी और पेपर में रिलीज होगी। तो स्प्रे होने के कारण जो आपका प्रिंटिंग होगी उसे हम इंकजेट प्रिंटर्स कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये आपकी कोई भी नॉइस इसमें क्रिएट नहीं होगी, और आप अलग अलग स्टाइल की प्रिंटिंग इसमें कर सकते हैं। मोस्टली कलर प्रिंटर्स के फॉर्म में हम इंकजेट प्रिंटर्स को यूज़ करते हैं, तो जो भी कलर प्रिंटिंग है वो इंकजेट प्रिंटर्स के थ्रू होती है। ठीक है, अभी हम देखिए तो बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ निकालनी हो, कोई भी पोस्टर, कोई भी आपका पिक्चर आपको प्रिंट करना हो, तो इस तरीके की इंकजेट प्रिंटर्स यूज़ किए जाते हैं। That's all about the components of computer. Thank you.